Hello everyone, welcome to my channel CS Ab Initio. In this video, we will study all important constitutional amendments. What are the major amendments done to our constitution since 1950? That is the date of formation of Indian Constitution. So इस वीडियो में हम सारे important constitutional amendments पढ़ेंगे जो हमारे constitution में किया गया है since its formation. So let's start. Major constitutional amendments since 1951 to 2019. That is 1951 starts, that is 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसी नीड्स फील हुई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना शुरू किए। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ही शुरू हो गया था। दैट इज इमीडिएट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है एंड इट इज ऑल्सो समटाइम्स आस्क्ड इन एग्जाम्स दैट क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। सो इसका आंसर तो है यस, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगा वो इस तरह से नहीं होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक नेचर को ही चेंज कर दे। कुछ एडिशंस, कुछ डिलीशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। एंड जैसा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम टू ऑल। सो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कौन कर सकता है? So specific power of constitutional amendment has been given to parliament. तो जितने भी constitutional amendments हमारे constitution में आए हैं वो through a special act आए हैं। तो लेट्स सी क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1951 में, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें 3 नए ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन लगाए। सो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ इमीडिएट आफ्टर 1 ईयर, एंड देन गवर्नमेंट ने 3 रेस्ट्रिक्शंस और लगाए। वो क्या थे? सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन था पब्लिक ऑर्डर। तो अगर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमारी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए तो वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड होगा, उसको वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं माना जाएगा। दूसरा, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। सो अगर कोई ऐसी चीज बोलता है या एक्सप्रेस करता है जो हमारे रिलेशनशिप फॉरेन स्टेट के साथ खराब कर सकते हैं तो उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। एंड तीसरा है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस का मतलब कोई क्राइम के लिए, कोई ऑफेंस के लिए किसी को भड़काना। सो हमें ऐसे स्पीच से भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जिसके बोलने से दूसरों को हम क्राइम के लिए इंसाइट कर सके, क्राइम के लिए मोटिवेट कर सके, कोई ऑफेंस करने के लिए मोटिवेट कर सके। सो इन 3 रेस्ट्रिक्शंस के आधार पे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और इन रेस्ट्रिक्शंस को बोला गया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। सेकेंड पार्ट था इस पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, एडिशन ऑफ 9th शेड्यूल। सो एक नया शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें जो लैंड रिफॉर्म्स और इससे रिलेटेड लॉज थे उनको प्रोटेक्शन दिया गया। उसमें जुडिशियल रिव्यू का क्लॉज ऐड किया गया इन लॉज में। और तीसरी चीज क्या की थी, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। एंड दिस वाज वन ऑफ द वेरी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिकॉज इसी अमेंडमेंट के आधार पे हमारी कंट्री में रिजर्वेशंस हैं, रिजर्वेशंस इन जॉब्स, रिजर्वेशंस इन एजुकेशन, स्टडीज, ईच एंड एवरीथिंग। सो जो रिजर्वेशंस हैं वो इसीलिए दिया गया है बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज पावर टू मेक अ स्पेशल प्रोविजंस for upliftment और advancement of economically and socially backward classes। इसमें 2 तरह के लोगों को अपलिफ्टमेंट की बात की गई है। एक जो सोशली बैकवर्ड है, मतलब जिनको कास्ट के आधार पे बैकवर्ड माना जाता है,
या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। तो इन दोनों आधार पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन अलाउ करता है। बट 1915 के बाद बहुत सारे छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आए, बट इसमें कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं था। फिर नेक्स्ट अभी तक का सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट, जो कि आया था 1976 में, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बिकॉज इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे। 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो किया गया था स्वर्ण सिंह कमिटी की रिकमेंडेशन के बेस पे। सो गवर्नमेंट ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी इमरजेंसी के टाइम पे 1975 में, जिस कमिटी का ऑब्जेक्टिव था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स को रिव्यू करना एंड रिकमेंड करना। सो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, उनके आधार पे ये एंटायर 42nd अमेंडमेंट एक्ट बना था। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें थी 42nd अमेंडमेंट में। सबसे पहले तो हमारा बहुत मेजर अमेंडमेंट हुआ था हमारे प्रियम्बल में। हमारे प्रियम्बल में 3 नए इंपॉर्टेंट वर्ड ऐड किए गए थे बिकॉज ऑफ चेंज इन सिनेरियो इन अवर कंट्री, जिसमें सोशलिस्ट नेशन बनाया हमारी कंट्री को, सेक्युलर नेशन बनाया, एंड गवर्नमेंट के ड्यूटीज में इंटीग्रिटी ऐड करा। 3 इंपॉर्टेंट नए वर्ड ऐड किए थे हमारे प्रियम्बल में, जो कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे। फिर उसके बाद सेकेंड मेजर अमेंडमेंट था इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। 1976 से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से फंडामेंटल राइट्स दी गई थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज का बात ही नहीं करता था। फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट लाया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में, चैप्टर 4A। इस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज स्पेसिफाई की जो हमारे सिटीजन्स निभाने के लिए बाउंड है। और एक और अमेंडमेंट था जिसमें प्रेसिडेंट को कैबिनेट की एडवाइस सुनने के लिए बाइंड कर दिया गया, मतलब प्रेसिडेंट अपने आप से एक्ट नहीं कर सकता है, वो एक्ट करेगा ऑन बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ कैबिनेट। इतना ही नहीं, लुकिंग एट द चेंज्ड सिनेरियो, गवर्नमेंट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसमें क्या था? सबसे पहला इक्वल जस्टिस ऐड किया, मतलब हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उनको इक्वल जस्टिस पाने का पूरा हक है। हर एक इंसान को जस्टिस पाने का अधिकार है। अब ये जस्टिस कैसे पा सकता है? उसके लिए दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया, फ्री लीगल एड, मतलब हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सिटीजन को लीगल एड प्रोवाइड करने की, एंड दैट शुड बी फ्री in order to ensure equal justice to all, irrespective of their economic status or living standard. फिर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया था। इसने ही वर्कर एसोसिएशंस और यूनियंस को एम्पावर किया था। हमारे वर्कर्स जो काम करते हैं फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में, उनको हमने पावर दिया टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट बाय द वे ऑफ फॉर्मिंग द यूनियंस। तो वर्कर यूनियंस जो होते हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एंड वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मैनेजमेंट से निगोशिएट कर सकता है अपने राइट्स के लिए। फिर एक और मेजर अमेंडमेंट हुआ इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो स्टेट लिस्ट से शिफ्ट करके कॉन्करेंट लिस्ट में ले आए। मतलब जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, जो सेंट्रल लिस्ट होती है, और या यूनियन लिस्ट बोलते हैं उसको, यूनियन लिस्ट होती है, उसमें सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकता है। एंड एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ स्टेट एज वेल एज सेंटर कैन मेक द लॉ। ये सब्जेक्ट क्या थे? एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, जो वेट्स एंड मेजर्स एक्ट बना था हमारी कंट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को छोड़ के दूसरे सारे कोर्ट को हमने कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिया, मतलब बाकी सारे कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों स्टेट एज वेल एज सेंटर डिसाइड कर सकते हैं।
एक और अमेंडमेंट किया गया जिसमें ये बोला कि सेंटर के पास पावर होगी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को स्टेट भेजने के लिए इन केस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है। तो पहले ये पावर नहीं थी सेंटर के पास। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है अमेंडमेंट 52, 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 में आया। इसमें एक बहुत बड़ी चीज इंट्रोड्यूस की गई जिसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। सो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट में। जो गवर्नमेंट होती थी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर से बनती है, उस गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं थी। बिकॉज क्या होता था, ये जो लीडर्स होते थे ये डिफेक्ट हो जाते थे। मतलब ये पार्टी रूल्स को नहीं फॉलो करते थे, ये वोटिंग कॉमन नहीं करते थे, जो गवर्नमेंट के जो पार्टी के इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन होते थे कभी कभी उसको सपोर्ट नहीं करते थे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया जिसमें ये बोला कि अगर कोई भी पार्टी का मेंबर जो हाउस जो इधर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का मेंबर है, अगर वो पार्टी प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करता है, पार्टी के अगेंस्ट जाता है, तो उसको हम डिसक्वालीफाई कर सकते हैं फ्रॉम बीइंग मेंबर्स ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर। तो हम उसको बोलते हैं डिफेक्शन। एंड अगर किसी मेंबर का डिफेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर से हटाया जा सकता है, डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट आया था 1989 में, 61st अमेंडमेंट। उसके बीच में भी बहुत सारे अमेंडमेंट आए बट हम यहाँ पर सिर्फ मेजर अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। तो 61st अमेंडमेंट ने बोला कि वोटिंग एज कम कर दी जाएगी 21 ईयर्स से 18 ईयर्स लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए। तो जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उसका जो वोटिंग मिनिमम वोटिंग एज है वो पहले 21 साल था, उसको कम करके हमने 18 साल कर दिया इन 1989 बाय 61st अमेंडमेंट। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ 69th अमेंडमेंट 1991 में, जिसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज 70th अमेंडमेंट जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी को इलेक्टोरल कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का थ्रू वोटिंग फ्रॉम ऑल स्टेट्स, उसमें दिल्ली एज वेल एज पुडुचेरी को इंक्लूड किया गया। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट है 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब फ्रेंड्स 2002 के बाद जितने भी अमेंडमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 42nd अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है और फिर 2002 के बाद जो अमेंडमेंट हुए वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला अमेंडमेंट 2002 में आया जिसमें यह बोला कि एलिमेंट्री एजुकेशन अब से फंडामेंटल राइट होगी। सो आर्टिकल 21A ऐड किया गया जिसमें ये लिखा, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स। मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन मिलना उनका फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A देता है उनको। ये एजुकेशन गवर्नमेंट को ने फ्री देनी है। उनकी एजुकेशन कंपलसरी तो है ही बट वो एजुकेशन फ्री देनी है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। और इसके कॉन्सिक्वेंस में हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी चेंज किया गया आर्टिकल 45 जिसमें ये बोला, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 years। मतलब 6 साल के नीचे वाले बच्चों को एजुकेशन एज वेल एज चाइल्ड केयर, जो बेसिक बच्चे को केयर चाहिए होती है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की भी जिम्मेदारी स्टेट को दी गई है। जैसे फंडामेंटल राइट में चेंज किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में चेंज किया, ऐसे ही एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी है। आज इस नई ड्यूटी में ये बताया गया कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया who is parent or guardian to provide opportunities for education to his child or ward between age of 6 to 14 years। मतलब जो गार्जियन है किसी बच्चे के, उनकी ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चे को अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें एज पर दिस फंडामेंटल राइट। फिर 2003 में 91st अमेंडमेंट आया जिसने ये बोला कि जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इधर सेंटर या स्टेट लेवल पे, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ से 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस वाज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ।
सो अगर लोकसभा में 100 मेंबर्स हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैक्सिमम 15 ही हो सकते हैं, और ये सिमिलर केस लेजिस्लेटिव असेंबली में भी है। दूसरी चीज आई थी 91st अमेंडमेंट में, जो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया था। उस एंटी डिफेक्शन लॉ में एक एग्जेम्पशन लाया गया कि इन केस ऑफ स्प्लिट बाय 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी, मतलब अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर्स ने स्प्लिट कर दिया है, उन पे ये डिफेक्शन वाला रूल नहीं लगेगा। मतलब अगर पार्टी का मेजर पोर्शन 1/3 पोर्शन ही डिफेक्ट करता है, 1/3 पोर्शन में ही इशू है, देन उसको हम एंटी डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया था एंटी डिफेक्शन लॉ में। 101st अमेंडमेंट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे, बट उसमें सबसे मेजर चीज ये थी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंक्लूड कर दिया था। सो गुड एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 बाय 101st अमेंडमेंट एक्ट। फिर 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 में आया था, उसमें एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर दी है लिस्ट स्पेसिफाई करने की सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में कौन कौन लोग आने चाहिए, एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। सो 102nd अमेंडमेंट बेस बना था ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के लिए। 103 में फाइनली ये रिजर्वेशन आ गया इन 2019। इसमें हमारे दो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15 एंड 16 को चेंज किया गया एंड बोला गया कि हम स्पेशल प्रोविजन, जिसमें आर्टिकल 15 एंड 16 में ये लिखा था कि राइट टू इक्वालिटी में हम स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। तो स्पेशली उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी ऐड कर दिया गया था विद दिस अमेंडमेंट। सो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 10% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, कॉलेज सीट्स विल बी रिजर्व फॉर EWS category, that is economically weaker sections of society. So this was all about major constitutional amendments, and this was your last lecture for topic Indian Constitution. Hope you liked this video. For starting your preparation of CS entrance exam, CSET, please subscribe to my channel CS Ab Initio. Thank you so much.